Welcome to our Jumpstart series for Public Administration Optional. My name is Deepak Thakur and in this series we are covering 26 topics of the optional subject from paper 1 and paper 2, that is all the topics, and we are discussing them through the previous year's question, in which we are discussing two questions in the class itself or detailed analysis of those questions, how to write the answer itself, and then rest 3 questions you will be getting in the Telegram group. Now I'm the faculty for the public administration optional, and here I'm also going to tell you that is where we have already announced the batches, that is from 15th of July we are starting the public administration classes. So if you are yet to decide your optional subject, so these videos will help you to find out that how public administration will help you in your journey, because होगा क्या कि public administration is one of the subject, or I will say one subject which has the maximum overlapping with your GS subject for the UPSC preparation. GS प्री हो या मेंस हो, आपको दोनों में ही हेल्प होगा. तो हम इन वीडियो से ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं. आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल डेमो इन द सेशन दैट हाउ दिस इज ट्रू. ठीक है, कि कैसे जो यूपीएससी का सिलेबस है वो ओवरलैप करता है विद द जीएस सिलेबस और ऑप्शनल का सिलेबस विद द जीएस सिलेबस. एंड टिल नाउ वी हैव डन दिस प्रैक्टिस थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स. ठीक है, तो अभी तक हम पेपर 2 में 6 टॉपिक्स ऐसे देख चुके हैं जहां पे हमने ये ओवरलैपिंग देखी है, और आज हम 7th टॉपिक में भी ये काम करेंगे. अगर इसको हम बोर्ड पर देखें, सो हियर यू हैव अ पेपर 2 टॉपिक 7 ऑफ द जीएस पेपर 2, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यू हैव द एडवांटेज कि ये जो सारे टॉपिक है, चेंजिंग रोल ऑफ कलेक्टर, union state relations, and then the bureaucratic setup and the kind of a function they do, then the various new initiative like 72nd और 73rd amendments in the constitution, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को. ये हमारा जीएस में भी सिलेबस सिमिलर है. अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 2 दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यू विल फाइंड द सिमिलर टॉपिक देयर आल्सो, जहां पे आप पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम कवर अप करते हैं, गवर्नेंस में स्पेसिफिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, डीसी का क्या रोल है, सिविल सर्विसेज किस तरीके से काम करती है, क्या रिफॉर्म्स उसमें सजेस्टेड हैं एट वेरियस लेवल्स. तो ये आपके जीएस के सिलेबस का भी पार्ट है. सो नाउ इट इज टोटली सिमिलर और सेम एज इट इज यू हैव द सिलेबस इन द जीएस पेपर आल्सो. नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब अपने इस सेशन में आगे देखेंगे कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड हाउ योर जीएस अंडरस्टैंडिंग विल बी यूजफुल फॉर आंसरिंग ऑप्शनल पेपर, एंड और vice versa, that is how options understanding will help you to answer the GS question. ठीक है, सो इससे क्या होगा, ना ही सिर्फ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेबस को कवर अप करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बट इवेंचुअली जब आप ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं तो आपका जीएस का रिवीजन हो रहा है, और जब जीएस पढ़ रहे हैं तो आपका ऑप्शनल का रिवीजन हो रहा है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ अब हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे, और आज हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से जो 2 क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं, सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो दोनों जो है वन इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, that is one is about the district collector's role, ये हम डिस्कस करेंगे, and second is about the constitutional provision with respect to district planning commission. अब ये दोनों ही टॉपिक आपके जीएस में भी हैं. ऑप्शनल में हम इसमें कुछ एडिशंस करते हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव डालना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स का, पर्सनैलिटीज का, या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का, और इंडियन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का, वो हम उनका पर्सपेक्टिव या उनका व्यू पॉइंट या उनके थ्योरीज मॉडल्स को कोट करते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो गिव करंट एग्जाम्पल्स, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, जो अदरवाइज आपको जीएस के पेपर में भी देना होता है. सो आई एम जस्ट नॉट गिविंग सम काइंड ऑफ अ preach here, or I'm not trying to preach कि भाई we have overlapping syllabus, but we are proving that in our sessions also. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम चलेंगे अपने आंसर राइटिंग बोर्ड पे, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं विद योर गिवन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द जीएस एंड अकॉर्डिंगली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो लेट्स ओपन आवर आंसर राइटिंग बोर्ड एंड लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस हियर. Now for that we are moving to our next aspect, that is the board where we are actually discussing all these questions. Now यहाँ पे मैंने already एक layout बनाया है so that you are able to understand and we are able to cover the
क्वेश्चंस लिटिल क्विकली। नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं एंड इसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन के डायमेंशंस क्या हैं। देखो, इफ यू आर वाचिंग दिस सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस के डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले व्हाट आर द कीवर्ड्स और एक्चुअली व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द कॉन्टेक्स्ट। इसके बारे में पूछा क्या है कि भाई कैसे देयर इज नीड फॉर रीडिफाइनिंग एंड रीअलाइनिंग इट्स रोल एंड फंक्शंस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि भाई डीसी का रोल क्या अब कितना चेंज होना चाहिए, या देयर इज अ नीड, हमें जरूरत है कि डीसी के रोल में चेंजेस आए और उसको रीअलाइन किया जाए एज पर द गिवन नीड्स एंड चैलेंजेस। और हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, इलैबोरेट। ये क्या है, ये क्वेश्चन का है डायरेक्टिव। ठीक है, ये है क्वेश्चन का डायरेक्टिव जिसमें हमें फोकस करना है। नाउ अब इस डायरेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हुए हम क्या करेंगे, पहले लेट्स सी कि हमारे पास सब्सटेंस क्या आएगा, हम आंसर में एक्चुअली लिखेंगे क्या। और अगर आप देखेंगे तो सारे जीएस के पॉइंट्स आपके हैं, या कीवर्ड जो है वो जीएस में है। इसको हमने ऑप्शन के लेवल पे लेके जाना है बाय एडिंग सम मोर पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज। नाउ इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भाई डीसी का रोल अब चेंज हो रहा है। रेवेन्यू का पहले उसका डोमिनेंट रोल हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मीनिंग ही यही था कि वो कलेक्ट करेगा रेवेन्यू को। सो नाउ द रोल हैज चेंज एंड वी नीड टू रिफॉर्म इट अकॉर्डिंगली, कि अब सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे भी बहुत काम करना है। नाउ रिसेंटली मॉनसून का पीरियड चल रहा है, वी ऑलवेज हर्ड द कोलैप्सिंग ऑफ द रेलवे ब्रिजेस, रोड ब्रिजेस एंड वेरियस ऑफ द रोड्स एंड ऑल। तो वहां पे डीसी का रोल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हो जाता है। नाउ देन वी टॉक अबाउट कि भाई अब पार्टिसिपेटरी होना पड़ेगा गवर्नेंस को, और ऐसे ही सिस्टम में डीसी को भी मोर ओपन होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पीपल्स पार्टिसिपेशन। देन देयर इज नीड फॉर रीबैलेंसिंग, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो अभी तक आप संभाल ही रहे थे इन अ वे, बट देयर इज अ नीड फॉर बैलेंसिंग इट विद द डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे नक्सल अफेक्टेड एरियाज है छत्तीसगढ़ के, वहां पे डीसी कैसे काम करते हैं उसको हम समझेंगे। एंड देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि हाउ दे नीड टू बी मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, बिकॉज पहले ब्रिटिश पीरियड होगा तो ये चल जाता था कि बिकॉज यू आर सर्विंग द गवर्नमेंट, बट नाउ यू आर सर्विंग द पीपल। तो लोगों को सर्व कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट यू आर ट्रांसपेरेंट टुवर्ड देम ऑल्सो, यू दे गेट टू नो वेयर यू आर स्पेंडिंग द मनी, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द मनी एंड हाउ इफेक्टिव दोज पॉलिसीज आर। So accordingly skill development में we need to have changes and then the coordination and convergence। तो ये सारे एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। नाउ इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको ये समझना है कि इसमें हमने कलर कोडिंग की है सभी क्वेश्चन आगे जो हम क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे। अब वो कलर कोडिंग कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन का जो सब्सटेंस है, जो क्वेश्चन का सब्सटेंस है उसके लिए वी आर यूजिंग अ वन कलर लाइक, ठीक है, वी विल बी यूजिंग दिस कलर फॉर एडिंग द सब्सटेंस। एंड देन जो अप्रोच है क्वेश्चन का, जिस अप्रोच में हमने क्वेश्चन को लिखना है, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग अ टोटली अ डिफरेंट कलर, दैट इज हेयर अप्रोच हम जो लिखने वाले। एंड देन थर्ड वी विल बी फोकसिंग ऑन द डायरेक्टिव, कि हम डायरेक्टिव के बारे में वी विल फोकस ऑन द डायरेक्टिव ऑल्सो, दैट इज इलैबोरेट। तो हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे या उसको और एक्सपैंड करेंगे, तो उसके लिए विल बी यूजिंग अ डिफरेंट कलर फॉर डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे कलर कॉम्बिनेशंस रहेंगे आगे आप देखेंगे। सो आई एम हाईलाइटिंग हियर इटसेल्फ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि ये आर्ट कैसे काम करता है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ आर्ट, बिकॉज आपको एक ही गिवन वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर राइटिंग इस तरह से प्रेजेंट करनी है, अपना आंसर इस वे में प्रेजेंट करना है, सो दैट यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन द गिवन वर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द शिफ्ट फ्रॉम द रेवेन्यू टू डेवलपमेंटल फोकस, कि अब रेवेन्यू से फोकस हटा के डीसीज को जो है डेवलपमेंट पे काम ज़्यादा करना है, ज़्यादा फोकस मेंटेन करना है, और ये हो भी रहा है क्योंकि इलैबोरेट है तो हमने गिवन लेके चलना है कि भाई स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और हम उसको इलैबोरेट कर रहे हैं। सो जैसे कि भाई चाहे एमजी नरेगा के प्रोग्राम्स हो या स्वच्छ भारत अभियान हो, इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी खासकर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और फिर इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोस्पेक्टिव डालेंगे, ये जो कलर है ये फॉर
ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव के लिए है, तो कीप दिस इन माइंड। नाउ सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक हमारे पास न्यू अप्रोच है जिसको बोला जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नाउ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलती है कि दैट वी नीड टू एम्फसाइज ऑन द रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस, कि सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा, दैट वी नीड टू एम्फसाइज ऑन द रिजल्ट्स। सो एंड वी सी कि भाई स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर एमजी नरेगा, यू हैव अ डिफाइंड वे ऑफ काउंटिंग द आउटकम। आपको आउटकम आप मेजरेबल मैकेनिज्म से कर सकते हैं। नाउ एंड वी से एंड फिर इसमें हम कोट कर देंगे सम इंडिविजुअल्स विच आर मोर एसोसिएटेड विद दिस आइडियाज। तो हम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को कोट करेंगे एंड विल से कि भाई ही सीज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एज अ एजेंट ऑफ चेंज, वो इनको एजेंट ऑफ चेंज के फॉर्म में देखते हैं, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। एंड इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में बहुत काम हुआ है, स्पेसिफिकली आफ्टर 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स which has empowered the district administration, specifically the DC। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमने तीनों एस्पेक्ट पे काम कर दिया, हमने एग्जांपल भी दे दिया, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच भी मेंशन कर दिया एंड सब्सटेंस भी प्रोवाइड कर दिया। देन सिमिलरली वी विल कम टू द सेकंड पॉइंट एंड इसमें हम बात करेंगे कि भाई अब कोऑर्डिनेशन का और कन्वर्जेंस का काम बहुत ज्यादा है डीसीज के पास। दे आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू देयर डिपार्टमेंट बट दे आर एक्चुअली नोडल एजेंसी बन चुके हैं वो। ठीक है, नोडल एजेंसी इन व्हाट वे, कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से इंटरेक्ट करना हो, स्टेट एजेंसी से इंटरेक्ट करना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हु इज द पर्सन टू गो इज द डीसी के पास ही आप जाते हैं। एंड यही बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी में भी आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच भी यही कहता है दैट यू नीड टू मेक द system or various unit of the system interconnected so that they are able to give good efficiency। ठीक है, तो we will highlight this and इसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी रेफर करेंगे एंड हम बात करें कि he also promote this idea कि integrated होना चाहिए। ये सो सारे different elements हैं of administration, ये integrate होने चाहिए for efficiency of the administration। and then we'll give a recent example कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है दिशा। इसको फर्दर इलैबोरेट करेंगे तो यह है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। अब इस इनिशिएटिव को 2016 में लिया गया था बाय द न्यू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड इसमें हमने कोशिश ये की है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड ब्लॉक लेवल पे एंड पंचायत लेवल पे भी, वो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो और जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि दोनों के एक्टिविटीज में सिंक हो और हम अच्छे रिजल्ट निकाल सके। जैसे आपको स्वच्छ भारत अभियान अगर सक्सेसफुल करना है तो पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल लीडर्स आपको ऑन ग्राउंड चाहिए हु कैन मोटिवेट द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है इस तरह से हम प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू दिस मैकेनिज्म ऑफ दिशा। ठीक है, तो हमने ये भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि करंट अफेयर्स की नॉलेज, गवर्नेंस की नॉलेज, पॉलिटी के टॉपिक्स की नॉलेज, स्कीम्स प्रोग्राम जो जनरल स्टडीज में भी आप करते हैं वो कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर राइटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आंसर। नाउ देन वी हैव अ थर्ड पॉइंट दैट इज एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। वी विल सी कि भाई न्यू एज जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं दे नीड टू हैव दीज न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो IT टूल्स हो या अदरवाइज टूल्स हो, बिकॉज डिजिटल एरा गवर्नेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए गवर्नमेंट्स ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश का, खासकर आंध्र प्रदेश का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। ऑलरेडी अदरवाइज दिस ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। नाउ इसके बाद सिक्स पॉइंट पे हम बात करेंगे वही पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगा एंड जो कि न्यू पब्लिक सर्विसेज पैराडाइम है वो भी प्रमोट करता है दैट वी नीड टू फोकस ऑन सिटीजन एंगेजमेंट, कि उसको एंगेजमेंट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम फिर गांधी जी के स्वराज का भी या ग्राम स्वराज का रेफरेंस दे देंगे कि ग्राम स्वराज आइडिया ऑफ गांधी also has encouraged the policy makers and the political establishments also to finally give more representation through 73rd and 74th constitutional amendment, जिसमें उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया है और साथ ही साथ जो म्यूनसिपैलिटीज है, लोकल बॉडीज है, लोकल अर्बन बॉडीज है, उनको भी स्ट्रेंथन किया है ताकि लोग को लोअर लेवल पे जाके या ग्राउंड लेवल पे जाके या ग्रास रूट लेवल पे जाके हम पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल गिव दिस आइडिया। नाउ इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ डेवलपमेंट भी बैलेंस करना है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन प्रोग्राम। नाउ
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये 2018 में लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर वेरी मच बैकवर्ड, स्पेसिफिकली इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज। नो अब मान लें कि हमारा एक डीसी है जो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है, तो उसके ऊपर सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, बट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो चाहे वो रोड नेटवर्क वहां पे स्टैब्लिश करना हो, टेलीकॉम सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन, ये सारा भी उसको पैरेलली करना है। सो ही नीड टू बैलेंस लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। तो ये भी हम नई रिक्वायरमेंट्स पे देख रहे हैं, और इसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेफर किया जाता है एज अ कंटीजेंसी अप्रोच, वेयर यू नीड टू अडेप्ट द पॉलिसी प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द नीड। ठीक है, जो भी ऐसी सिचुएशन वैसा आपका काम चेंज होगा। तो एक डीसी जो अर्बन एरिया में होगा उसका रोल थोड़ा अलग हो सकता है इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज पोस्टेड इन द नक्सल अफेक्टेड एरिया। नाउ दिस इज हाउ we will elaborate this idea। and इसके बाद efficiency and accountability, इससे कि भी efficiency and accountability is very very important with respect to governance idea और good governance idea। and then we'll give the examples here कि कैसे RTI ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक तरीका दिया है, इससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई है। एंड देन विल टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोग्राम ऑफ सीपी ग्राम्स, जो कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म देता है, ताकि अगर कोई भी ग्रीवांस है किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसको वो ट्रैक भी कर सके कि उसका रेजोल्यूशन मिला कि नहीं मिला। सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों इंश्योर होती है। देन इसके बाद वी हैव अ सेवंथ पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग द skill development। अब skill development and capacity building is very very important thing, because many of the officers who are already in the service, they are not very much equipped with the new changing requirements of the administration। तो उनको भी ट्रेन करना है। तो we have bodies like लबासना, जहाँ से जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे with public administration optional, तो फिर आप भी जो है इस एजेंसी में जाएंगे, इस एकेडमी में जाएंगे, एंड ये एकेडमी आपको ट्रेन करेगी। एंड सिमिलरली इट ट्रेन्स द ऑफिशियल्स हु आर ऑलरेडी इन द सर्विस। सो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है। सो इन 2020 गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मिशन, दैट इज मिशन कर्मयोगी, कि हम चाह रहे हैं कि कर्मचारी बन के ऑफिसर्स काम ना करें, बट वो कर्मयोगी बन के काम करें, दैट इज दे आर मोर एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड द सर्विस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें हाईलाइट कर देंगे। एंड दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल और इन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, नाउ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बन चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया, लेकिन इसकी वर्किंग जो है बड़ी इनइफेक्टिव है। ये नॉन एंटाइटी है, मतलब कोई खास रोल इसका है नहीं प्लानिंग में। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल गया आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो चाहे वो प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए हो या प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दोनों में ही नहीं है। सो हमको बोला गया है कि इसको वी नीड टू look into this and we basically need to elaborate कि ऐसा क्यों है एंड किससे इसको हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सो इसमें सबसे पहले हमको हाईलाइट करना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात है। कीवर्ड्स पे हमेशा ध्यान दो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स के पर ही आपको आंसर लिखना है। जो चीजें क्वेश्चन में डिमांड नहीं की जा रही उसको लिखने से आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू आंसर द थिंग्स इन ऑल द 3 लेयर्स, जहां पे आप सब्सटेंस भी दोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है इसमें वो भी मेंशन करोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल आंसर द डायरेक्टिव। नाउ इस पे हमारे पास हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या है, वो किस तरह से एम्पावर करती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ को, एंड देन हम बात करेंगे कि भाई लीगल फ्रेमवर्क क्या है उसके अराउंड। सो विल टॉक अबाउट दैट। देन विल टॉक अबाउट कि भाई ये अच्छे से काम इसलिए भी नहीं कर पाते बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, देयर इज स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कि फंड नहीं है या फिर स्टाफ नहीं है। ठीक है, एंड देन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी कि भाई दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ कैपेसिटी, द नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड और द अदर थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। देन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है टू एड्रेस द कंसर्न, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वैसा या बाकी इंस्टीट्यूशन में वैसा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज में नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हम जो है हाईलाइट करेंगे अपने आइडियाज में।
ना इसके लिए हम पॉइंट वाइज चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम बात करेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद हमने एक आर्टिकल और ऐड कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं आर्टिकल 243 ZD ये हमने ऐड किया और इससे हमने जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो हमने बना दी। अब इसका काम था टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान्स बनाना एंड स्टेट और सेंटर से इसको कोऑर्डिनेट भी करना था, विच वी सी दैट इज नॉट हैपनिंग। कुछ स्टेट्स में अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि वी हैव एग्जांपल्स लाइक केरला में जो डीपीसी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट यूपी में अच्छा कर भी नहीं पा रहे। और इसमें भी फिर हम एक मॉडल प्रेजेंट कर देंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम रिग्स के एक मॉडल को रेफर करेंगे जो कि बोलते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल। प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल में रिग्स कहते हैं कि भाई सोसाइटीज जो है या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, एक ट्रांजिशन होता है from the things where they were not that skillful or they were not that organized or do not have that kind of a defined functions, और वो later part में defined functions में change होता है। So केरला में define होना शुरू हो गया लेकिन यूपी में नहीं हुआ, टाइम लगेगा। So this is how we will रेफर कि भाई फॉर्मल स्ट्रक्चर्स आप बना देते हैं जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, बट उनको टाइम लगता है टू कम इनटू रियलिटी और एक्चुअल प्रैक्टिस में फर्क आ जाता है। ये है रिग्स का प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द केरला एंड उत्तर प्रदेश एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव द पॉइंट। नाउ इसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि भाई इनएडुकेट है, कैसे इनएडुकेट है, स्ट्रक्चरल चेंजेस चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल बॉडीज है ही नहीं। प्लान बनाने में लोकल बॉडीज का तो पार्टिसिपेशन होता नहीं है। पॉलिटिशियंस जो लोकल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए उनके जो लोकल नेता हैं वो इसमें मेंबर बना दिए जाते हैं, या ब्यूरोक्रेट से इसमें ज़्यादा उनकी कंट्रोल रहता है। इंस्टेड लोकल पार्टिसिपेशन, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। एंड प्लस दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसे कि नीति आयोग के पास है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग कमीशन प्लान्स बनते हैं उन कमेटीज़ के पास पावर या नॉलेज या टेक्निकल इंफॉर्मेशन आती है, वो इनके पास है ही नहीं। तो दे विल बी, तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। एंड यही बात सेकेंड ARC ने भी बोली। सेकंड, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सपेक्टिव है, ये आप GS में भी यूज करते हैं कि सेकंड ARC ने भी ये बात बोला कि भाई वी नीड टू स्ट्रेंथन देन एंड वी नीड टू रिफॉर्म ऑन देन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके लिए विल कोट द सिचुएशन इन द महाराष्ट्र एंड विल से कि महाराष्ट्र में भी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज हैं बट वो टॉप डाउन अप्रोच से काम करती हैं, और इसका आइडिया ही DPC का एक बॉटम अप अप्रोच था कि लोकल लेवल से रिक्वायरमेंट्स ऊपर आए कि भाई प्लान्स में आपको क्या चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, सिचुएशन है, उसको इंप्रूव करने के लिए कैसा प्लान होना चाहिए, वो लोकल से ऊपर आए और फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पे वो प्लान्स बने। बट ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच है जहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स लोकल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंडिविजुअल्स है, बिजनेसमैन है, फार्मर्स है, वेरी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। सो दैट इज अ चैलेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पॉइंट को प्रूव करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रेंट्स। वी सी कि स्टाफ भी नहीं है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो विल रेफर टू दैट एंड विल से कि इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो लोकल नीड्स को स्टेट और नेशनल नीड्स के साथ श्रिंक करता है और श्रिंक करके फिर एक कलेक्टिव अप्रोच से प्लान बनाता है। मतलब नीति आयोग, स्टेट के जो प्लानिंग बॉडीज हैं वो, और लोकल लेवल पे DPC इसको सबको साथ लेके फिर प्लान बनाया जाता है ताकि सबके लिए यूजफुल रहो, और फिर DCs जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो है इसको इंप्लीमेंट कर सके। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये बहुत बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू DPCs, बिकॉज जो आपने इन कमिटीज में मेंबर्स बनाए हैं वो पॉलिटिशियंस ही हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं विच इज नॉट दैट अलाइंड और दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ टाइम एंड एफर्ट टू पुट इन। ठीक है, सो अब ये हमारा अगेंस्ट है विद द फ्रॉम द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हो जाता है, जो कि
जो कि हमें अभी रिसेंट कंट्रोवर्सीज में भी दिखता है कि जब गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, दैट इज PSAT जिसको बोलते हैं। सो उसके बाद से इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी प्रॉब्लम आती है बिकॉज आपके पास वो विलिंगनेस नहीं है एट द पॉलिटिकल लेवल इन द लोकल एरियाज, सो दैट बिकम अ प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद विल हाईलाइट द अदर चैलेंजेस कि भाई ये सिंक नहीं हो पाता विद द नेशनल प्लान एंड द स्टेट प्लान बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज प्लान्स और देयर जो ऊपर बात हुई है क्वेश्चन में कि भाई प्रोग्राम पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में दोनों में ही दिक्कत आ जाती है। सो इसको हम मेंशन करेंगे एंड इसकी रेमेडी भी देंगे हम कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नाउ अगेन एग्जांपल टेकन फ्रॉम द GS पार्ट, और हम बोलेंगे कि भाई नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो इसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, दैट इज टू सिंक द नेशनल प्लान विद द स्टेट प्लान एंड द स्टेट प्लान एंड बोथ ऑफ दीज प्लान्स विद द डिस्ट्रिक्ट प्लान। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इम्प्रूव्स। नाउ वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पे आते हैं। सो यहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक आइडिया को रेफर करेंगे विच टॉक्स अबाउट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और दिस आइडिया इज नोन एज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट विच टॉक्स अबाउट टू इंपॉर्टेंट थिंग और विच एम्फसाइजेस ऑन टू थिंग, दो चीज़ों की खास बात करता है। क्या कि भाई आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बॉडी है, उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा तो कैसे इंप्रूव कर रहा है। एंड सेकेंड इज सिटीजन फीडबैक कि सिटीजन्स eventually because citizens are the beneficiaries, वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं because they are the good best person to evaluate कि उनको बेनिफिट मिला तो बता देंगे, नहीं मिला तो बता देंगे, इम्प्रूवमेंट कहाँ उनको चाहिए वो भी बता देंगे। तो there is need to have that kind of a feedback mechanism as per new public management। तो इसमें हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को रेफर करेंगे, दैट इज ग्राम स्वराज अभियान 2018, जो इसी बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है स्पेसिफिकली रूरल गवर्नेंस में। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन असिमेट्री एंड डेटा चैलेंज कि भाई डेटा ही नहीं पूरा है नेशनल लेवल पे। तो यू हैव वेरियस एजेंसी, सेंसस का डेटा है आपके पास, डिफरेंट नेशनल हेल्थ डेटा आपके पास है, बहुत तरह के डेटा आपके पास है, बट वो जो डेटा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता है एंड दैट्स वाई यू गेट अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ इसको रेक्टिफाई करने के लिए अंडर द ओवरऑल अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है दैट इज नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, ताकि चाहे डेटा सेंटर ने कलेक्ट किया है नेशनल लेवल पे या स्टेट ने कलेक्ट किया है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट हो रहा है, ये तीनों ही बॉडीज जो हैं इस डेटा को फिर शेयर भी करें आपस में। ठीक है, दैट विल बी अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद दिस इज वी हैव द पॉइंट रिगार्डिंग द इनएडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन कि लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करते। इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एज अमर्त्य सेन सेज कि भाई इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द कंट्री दैट इज which do not follow the deliberative democracy। deliberative democracy का मतलब जहाँ पे आप स्टेक होल्डर से कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, उनसे उनके फीडबैक्स लेते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं, उनसे डिस्कशन के बाद यू फाइनली इम्प्लीमेंट अ प्लान। ठीक है, सो दिस वी विल हाईलाइट एंड विल से कि भाई इसको इम्प्रूव करने के लिए वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर विच वी हैव अ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स विच वर्क इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल highlight all the points and accordingly I hope आप इन layers को समझे हैं, जिन layers में हमें जिस layers के वे में हमें इनको आंसर करना होता है। ठीक है, so if you have understood this whole point so I guess now you know कि कैसे आंसर राइटिंग हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं और कैसे आपके जो आंसर राइटिंग है वो इन सारे पॉइंट्स को यूटिलाइज करके, जीएस की इंफॉर्मेशन को यूज करके, ऑप्शन के अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आइडियाज एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया। ये जीएस की आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। ठीक है, तो दोनों ही जगह आप इसे इंप्लीमेंट कर सकें, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें एंड यू आर if you are very much clear regarding your optional subject now, so my name is Deepak Thakur and contact numbers are given below. You can call on these numbers or you can comment in the chat box also. You can drop your contact number or otherwise come for the counseling sessions so that you can join in our batches, because batches are about to start and there are less than 1 week left now. So अब आपका 15th जुलाई से बैचेस आर स्टार्टिंग।
So hurry up and join the batches so that you can start this journey of public administration optional with me. And on this note, I'm signing off for this session. See you in the next session of the Jumpstart series for public administration optional. Thank you so much.